शख्स अशोकनगर में आए थे दिल के डॉक्टर बनकर। 4 दशक की सेवा के बाद जब ये सेवानिवृत्त हुए, तब इस शहर के लोगों के दिलों में रहने वाले डॉक्टर बन गए। इन्हें कौन नहीं जानता। नाम है डॉक्टर डी.के. जैन। अशोकनगर शहर में रहने वाले लोग इस नाम को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। लोग इन्हें शहर की लाइफलाइन मानते हैं। 4 दशक के डॉक्टरी जैसे संवेदनशील पेशे में रहते हुए डॉक्टर साहब बिना किसी विवाद के निश्चल भाव से काम करते रहे। क्या गरीब, क्या अमीर, डॉक्टर साहब के चाहने वाले हर जगह हैं। डॉक्टर डी.के. जैन साहब अशोकनगर में आए तो हमेशा के लिए यहीं होकर रह गए। जिस समर्पण भाव के साथ उन्होंने लोगों की सेवा की, यहाँ की जनता ने भी डॉक्टर साहब को दिल से सम्मान दिया है, सिर आंखों पर बिठाया है। अब तक करीब 30,000 लोगों के दिलों का इलाज कर चुके हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के लिए यह आंकड़ा नहीं है, बल्कि सेवा भाव की अविरल कथा है जो निरंतर जारी है। आज अशोकनगर शहर में चिकित्सीय पेशे में डॉक्टर डी.के. जैन विश्वास एवं भरोसे के प्रतीक बन गए हैं। इस विश्वास को डॉक्टर डी.के. जैन साहब ने कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। निजी जीवन से कहीं ज़्यादा उन्होंने अपने पेशे को महत्व दिया। डॉक्टर साहब को यहाँ के लोग इसलिए भी दिलों में बसाते हैं कि उन्होंने कभी भी इस पेशे से अनैतिक पैसे कमाने का प्रयास नहीं किया। उनके मन में सेवा के भाव सदा बने रहे और यही कारण रहा कि पूरे जीवन दिन न रात उन्होंने लोगों की सेवा में अपना समर्पण दिया। आधी आधी रात को उठे, कई रातें तो डॉक्टर साहब पूरी पूरी जागे। तब जब अशोकनगर में डॉक्टरों की कमी थी, तब डी.के. जैन साहब अशोकनगर शहर के लोगों का स्वास्थ्य और दिलों का ख्याल रखे हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद भी डॉक्टर साहब अपने गिरते स्वास्थ्य के बाद भी अपने सेवा संकल्पों के लिए दृढ़ता से काम कर रहे हैं। अशोकनगर शहर में सम्मान और प्रतिष्ठा के पर्याय बन चुके डॉक्टर डी.के. जैन आज भी सहज और मिलनसार हैं। उम्र के इस दौर में वह अपने संस्कारों के प्रति बड़े विनम्र हैं। आज भी उन्हें अपने पिता के संस्कार एवं चिकित्सीय गुरु के दिए ज्ञान को हमेशा स्मरण करते देखा जाता है। उनके स्वभाव और प्रभाव ने शहर में एक विश्वास पैदा किया है कि कभी भी किसी भी वक्त उनके दरवाजे पर आप दस्तक दीजिए और वो उपलब्ध हैं। वो बहुत सहजता से, प्रेम से वो लोगों का इलाज करते हैं और इलाज भी बहुत हाई फाई नहीं, बड़े सरल तरीके से धीरे धीरे बहुत कंफर्टेबली मरीज़ को वो ठीक कर देते हैं। मुझे नहीं मालूम अभी तक कोई ऐसा मरीज़ आया हो जो उनसे निराश हो करके लौटा हो। रेफ़र भी वो बहुत कम करते हैं। डॉक्टर साहब अशोकनगर शहर में सितारा हैसियत रखने वाले लोगों में से एक हैं। उनकी जीवनचर्या किसी साधना से कम नहीं रही है। ऐसा अशोकनगर उन्हें अशोकनगर के सितारों के लिए आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए उनके बारे में, उन्हीं से आखिर हैं क्या वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोकनगर का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। हम प्रति रविवार को एक ऐसे शख्स को लेकर आपके सामने आते हैं जिसने सितारा हैसियत किसी शहर में या अशोकनगर शहर में हासिल की है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने संकल्प से, अपने कामों से, अपनी उपलब्धियों से समाज में, अपने क्षेत्र में और दूसरे स्थानों पर बड़ा नाम कमाया है। और आज बड़े गर्व के साथ हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हस्ती है वो अशोकनगर शहर में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। डॉक्टर डी.के. जैन साहब का नाम अशोकनगर में रहने वाले ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ना जानता हो। और बड़े गर्व के साथ लोग इस बात को लेकर याद करते हैं कि शहर में डी.के. जैन साहब हैं और जब तक उनका अशोकनगर में होना होता है लोग बहुत सुरक्षित समझते हैं अपने आप को। अशोकनगर की लाइफलाइन उनको कहा जाता है, दिलों के डॉक्टर भी उनको कहा जाता है। बड़ी बात यह है कि शहर में एक ऐसा मुकाम और ऐसा रुतबा, एक ऐसी हैसियत उन्होंने अपनी बनाई है कि लोगों के दिल में वो बसते हैं। उनका पूरा सफ़र बहुत लंबा है। 40 वर्ष किसी एक शहर में जिस व्यक्ति ने सेवा दी हो वो सितारों की हैसियत में ही रहेगा। और हम आज उन्हीं के साथ में आए हैं, उन्हीं से जानेंगे उनके जीवन की पूरी व्यवस्थाएं, कैसे कैसे उनका सफ़र रहा। आज रिटायरमेंट के बाद भी वो अशोकनगर में सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद अशोकनगर के लिए कि आपने लंबे समय यहाँ सेवाएं दी। थैंक यू सर। पहले मैं एक ऐसा सवाल बिल्कुल व्यक्तिगत आपसे पूछना चाहता हूँ जो बहुत गिने चुने लोगों को पता है, मुझे भी आज तक पता नहीं है। आपको डी.के. जैन के ही नाम से जानते हैं, आज तक कोई पूरा नाम नहीं जानता आपका। मेरा पूरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन है जी। और मैं रहने वाला तो बेसिकली शिवपुरी का हूँ और प्राथमिक शिक्षा मेरी शिवपुरी हुई। 74 में पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने 79 में MBBS पास किया। उसके बाद इंटर्नशिप हाउस जॉब करके 81 में मेरा हाउस जॉब कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं सर्विस में 81 से अशोकनगर संविदा नियुक्ति पर आया था जी। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे आपके बारे में। लोग कहते हैं कि लंबे समय से ये यहाँ हैं, तो क्या पहली पोस्टिंग से अभी तक आखिरी रिटायरमेंट तक यहीं रहे आप? जी,
पहली कितना पोस्टिंग समय मेरी रहा? अशोकनगर ही हुई थी, जी लेकिन 87 से 89 2 साल के लिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गया था। जी। वो पीरियड ब्रेक हुआ है। बाकी 81 से लेकर सन 2019 तक, सितंबर 2019 तक मैंने यहीं पर जिला चिकित्सालय में रह के काम किया। जी और शुरुआत में जब मैं आया था तो ओपीडी का ही एक हॉल था केवल, और 2 वार्ड थे छोटे छोटे 20-20 पलंग के, कुल 40 बेड का हॉस्पिटल था। कितने लोग हुआ करते थे उस जमाने तो में? उस ज़माने में असिस्टेंट सर्जन हम 2 ही लोग थे, मैं और डॉक्टर ML अग्रवाल, एक लेडी डॉक्टर और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो उस समय ओपीडी भी बहुत कम होती थी, लेकिन हम लोग दिन रात ड्यूटी करते थे, मैं और डॉक्टर ML अग्रवाल, और किसी भी मरीज़ को परेशान नहीं होने देते थे। हम लोगों ने दिल से और कमाई की कोई इच्छा न रख के निष्पक्ष तरीके से काम किया, जिसकी वजह से हमारा पब्लिक में ये फेथ था कि अगर मेडिको लीगल केस है या पुलिस के मारपीट की जो न्यायिक केस होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी। अशोकनगर में अगर मेडिकल हुआ है तो बिल्कुल स्वच्छ काम होगा। तो इस तरह की छवि हम लोगों ने बनाई, जिसकी वजह से सब लोगों का हमारे ऊपर विश्वास रहा, और दिन रात मेहनत की, इमरजेंसीज दिन रात अटेंड की, तो लोगों में हमारा धीरे धीरे छोटे तबके में, फिर धीरे धीरे मध्यम तबके में, और फिर बड़े तबके के लोगों को भी हमारे ऊपर विश्वास देखिए, जमने लगा। ये एक बहुत बड़ी बात कही है DK जैन साहब ने। बात है विश्वास की, और 40 वर्ष तक किसी एक शहर में रहकर आप बिना विवादित हुए और डॉक्टर जैसे पेशे में खासकर पैसे का कोई आरोप न लग पाना एक बहुत बड़ी साधना से कम नहीं है। तो सर, बीच में कभी ऐसा नहीं आया कि आपको नहीं लगा कभी कि पैसे कमाना भी प्राथमिकता हो सकती है, सिर्फ सेवा ही संकल्प रहा? नहीं, शुरू से तो बिल्कुल सेवा का ही संकल्प रहा, लेकिन MD मेडिसिन करने के बाद से अपने आप प्रैक्टिस मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी और इनकम होने लगी, इसलिए फिर बाद में ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा तो हमारे फादर को भी नहीं था जी। और मेरे को भी नहीं रहा कभी ऐसा कि बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन अपने आराम से घर खर्च चलता रहे, बच्चों का भविष्य अच्छा रहे। अच्छा, इस सारी चीज़ में कहीं ऐसा लगता है कि परिवार के जो संस्कार थे या आपके पिताजी या दूसरे लोगों के, वो बड़े काम आए आपको सब जो है? सारे संस्कार हमें अपने परिवार से ही मिले हैं। मेरे पिताजी ने बहुत धन कमाया, लेकिन उन्होंने अपना जो भी जीवन का अर्जित धन था वो सारा शिवपुरी में महावीर जिनालय बनाने में पूरा पैसा खर्च कर दिया था। केवल हमें उसका कुछ नहीं है? नहीं, हमारे को कुछ भी, हमको तो केवल उन्होंने डॉक्टर दोनों भाइयों को बना के कह दिया था कि वो आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो। तो उनके संस्कार और उनके जो पुण्य कर्म हैं जो आज आप इस हैसियत में हैं। बिल्कुल यही मान के चलता हूँ मैं तो कि मेरे सफलता के पीछे अपने पिताजी के द्वारा दिए गए संस्कार और मेरे MD में जो गुरु रहे हैं प्रोफेसर अजय शंकर साहब, उनने जो मुझे ज्ञान दिया है उसी की बदौलत मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहे थे कि 40 वर्ष तक आप जिस शहर में रहे, कभी बीच में ऐसा मौका नहीं आया कि ऐसा लगा होगा अब इसको छोड़ देना चाहिए? क्योंकि एक जगह अगर आप रहते रहते काम कर रहे हैं तो ये स्थितियाँ कभी कभार बिगड़ती हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। यहाँ के लोगों ने कभी भी मुझे प्यार में कमी नहीं आने दी है और लोगों का विश्वास और सब चीज़ इतनी रही कि जैसा मैंने कहा वैसा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और उसको माना, और इस वजह से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि शहर को अपने को छोड़ के जाना चाहिए। एक बार मेरा ट्रांसफ़र हुआ था 87 के करीब 86-87 में, तो पूरी पब्लिक के नेताओं ने, दोनों पार्टियों के नेताओं ने जी जान लगा के मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल कराया था। मैं तो यहाँ से रिलीव होने की तैयारी में था, लेकिन मुझे यहाँ से रिलीव नहीं होने दिया गया था। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात आपसे पूछने जा रहा हूँ। मैं पिछले 15 वर्ष से अशोकनगर शहर में पत्रकारिता कर रहा हूँ, और पत्रकारिता करते करते बहुत सारे जटिल प्रकरण आते हैं, आपके पास भी जाते हैं, आपसे भी हम लगातार संवाद में रहे। मैंने देखा है कि आपको अगर कोई रात को 1 बजे उठा रहा है, 2 बजे उठा रहा है, तब भी आप आते हैं और कभी संकोच नहीं रहा, किसी तरह का कोफ्त मन में नहीं रहा। तो सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ कि इस जीवन की 40 वर्षों में कितनी रातें ऐसी रही होंगी जो आपने आंखों में काटी हैं? नहीं, ऐसे तो पहले तो बहुत अधिकतर ऐसा होता था, लेकिन जब से सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट में हो गया उसके बाद से तो मेरे गाइडेंस से ही मेरे जूनियर डॉक्टर सब समझने लगे। बाद में तो काफ़ी स्टाफ भी बढ़ गया। पहले जब 2 लोग थे तब तो हमने सैकड़ों रातें ऐसी काटी हैं और लगातार 10-10 दिन ड्यूटी की है, तो 10 दिन में कहो 5 रात हम लगातार ही नहीं सोए हैं, ऐसा भी होता मतलब था। सोने की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही थी। 2-2 घंटे दिन में बस सो पाते थे, कई बार तो ऐसा हुआ है।
तो ये देखिए, ये मानव सेवा के लिए जो लोग तमाम सारी बातें करते हैं, समाज सेवा की बातें कर सकते हैं, उनके लिए डी के जैन साहब का पूरा जीवन और उनका जो चरित्र है वो एक बड़ा उदाहरण है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि इतने लंबे समय जब आप काम करते रहे और धीरे धीरे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी, तो वो जवाबदारी भी आपके पास आती रही क्या? ये तो सही है कि जब आदमी के ऊपर जवाबदारी आ जाती है तो फिर वो उससे विमुख नहीं हो सकता है। तो जब कोई आदमी अपने पास एक्सपेक्टेशन लेके रात को 2 बजे आया और वो कहता है नहीं सर, वो आपके भरोसे पे ही हम आए, तो उसको हम मना करने की भावना ऐसी कर ही नहीं सकते हैं कि हम उसको मना कर पाएँ। उसको हमारे देखना परम कर्तव्य हो जाता है और उसके साथ तक मैं जाके फिर हॉस्पिटल में उसका पूरा ट्रीटमेंट करा के ही चैन मिलता था। नहीं तो फिर मन में ये लगा रहता था अगर किसी को भगा भी दिया कि उसका बेचारे का क्या होगा, तो फिर पीछे से मुझे जाना पड़ता था। अगर किसी को पर्चा भी लिख दिया तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट जब तक नहीं हो जाए तब तक नींद नहीं आती थी मुझे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपकी देखी है कि अशोकनगर शहर में हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए अभी भी अस्पताल या इलाज के लिए सिर्फ एक नाम होता है डी के जैन साहब। तो ऐसा क्या जादू रहा जो वो आपके ही होके रह गए? अब ये तो लोगों का प्रेम है मेरे। नहीं, डॉक्टर तो और भी बहुत सारे लोग थे, तो ऐसा कुछ विशेष था आपकी दवाइयों में, आपके जो है इलाज करने के दवाई तरीके में? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोग दवा तो वही प्रिस्क्राइब करती हैं। तो एक विश्वास का और संबंधों का खेल रहता है कि आदमी जो है एक ही एक डॉक्टर के पास जाता है। अच्छा, आपके लोग जब तारीफ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि और बड़ी चीज़ मैंने भी देखी है कई बार कि आप एक साथ 3-3, 4-4 जो है मरीजों को बड़ी आसानी से हैंडल करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे अर्जित हो पाई? ये सब तो एक्सपीरियंस से आता है कि हमें दूर से देख के, चेहरा देख के, आदमी की चाल से, सब बातों से काफ़ी कुछ डायग्नोसिस का क्लू मिल जाता है। पेशेंट जैसे ही एंटर होता है तो इतने साल का एक्सपीरियंस, तो पेशेंट जैसे ही एंटर हुआ वैसे ही हम समझ जाते हैं कि इसको क्या कहने वाला है ये। चलिए, अब चूंकि आपने अशोकनगर शहर में सितारा हैसियत अर्जित कर ली है, तो मैं एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, शायद आप सोचना पड़ेगा आपको, मगर आंकड़ों के लिहाज से वो बहुत ज़रूरी हो गया। अगर दिल के अकेले मरीजों की बात करूँ अशोकनगर में, तो अब तक कुछ है अंदाज कितने ऐसे लोग रहे होंगे जिनकी दिलों की हिफाजत आप कर पाएँ? करीब प्रतिवर्ष आप समझ लो कि 1000 पेशेंट तो पर ईयर देख ही रहा हूँगा मैं। तो 30 साल में जेएमडी के बाद भी मतलब 30,000 पेशेंट्स तो कम से कम इस तरह के रहे होंगे जिनको हार्ट अटैक में अपन ने सेव कर पाया है। तो ये वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति या कोई भी जो है डॉक्टर इतनी हैसियत इस वजह से नहीं अपना पा रहा है कि वो 24 घंटा बैठा और काम कर रहा है। वो इसलिए इतना बड़ा आदमी बना है कि उसने उन लोगों को जीवन दिया है जो निराश थे या जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी। डॉक्टर साहब, कोई एक आध ऐसा प्रकरण जीवन में, ज़िंदगी में है डॉक्टरी पेशे का जिसने आपको बहुत अंदर तक जो है वेदना से भरा हो, या जिससे जुड़ी चीज़ें आपको बहुत अक्सर याद आती हैं? कई लोग ऐसे हुए मेरे साथ कि जो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और उनको हमने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और कार्डियक मसाज दे के रिवाइव किया और वो आज भी अच्छे भले चलते हुए मिलते हैं। तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है, देखो इनको मृतावस्था से अपन वापस लेके आए और आज इस कंडीशन में है कि ये अच्छे भले घूम रहे हैं, तो दिल को बड़ा संतोष होता है। तो ये 30,000 लोग आपकी पूंजी है आज अशोकनगर शहर में। तो एक चीज़ और, आप जब डॉक्टरी पेशे के साथ साथ आप जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी तो आपके सामाजिक जो सरोकार है वो भी बढ़ते। अमूमन होता ये था कि हमने बहुत सारे डॉक्टरों को देखा जिन्हें खड़ूस कहते हैं या जिनके प्रति बहुत सारे विवाद अशोकनगर में आपके रहते भी देखे गए, मगर आपके साथ ऐसा कोई विवाद कभी हमने सुना नहीं। कभी भी एक्चुअली पक्षपात जैसा कोई बात नहीं रही। हमेशा निष्पक्ष रूप से सभी समाज के सभी वर्गों के लोग मेरे पास आते रहे और ऐसा नहीं है कि मतलब 4 लोग अगर वीआईपी खड़े हैं तो कोई गरीब पेशेंट अगर तड़प रहा है तो मैं पहले उसी को प्राथमिकता देके देखता रहा और बड़े लोगों को बल्कि समझा देता था कि आप लोग रुक जाओ, आप 10 मिनट वेट कर सकते हो, इस पेशेंट को देखना पहले आवश्यक है। तो सब लोगों ने मुझे कोऑपरेट भी किया है इस बारे में। नहीं सर, आप तो पहले इसको देख लो और इसको जो भी हो हम लोग थोड़ी देर से दिखा देंगे। इस तरह का लोगों का सम्मान और ये सब बातों का ध्यान रख के काम करते हैं तो लोगों को बुरा नहीं लगता है। एक चीज़ बताइए, जब आपका रिटायरमेंट हुआ मतलब सरकारी सेवा से आप मुक्त हो गए, मगर एक ऐसे बड़े डॉक्टर हैं आप अशोकनगर शहर के कि जिनके बगैर अब शहर की कल्पना नहीं हो पा रही, तो जिन तरह से लोगों ने आपको जो है विदाई समारोह के दौरान जो है याद किया, तो वो जीवन में लगता है बहुत बेहतरीन जो है यादों में से रहा होगा ये। बिल्कुल, लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान इस शहर में दिया है, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ और ये हमेशा जीवन में मेरी पूंजी भी यही है।
तो आप ये बताइए कि मतलब डॉक्टरी पेशे को लेकर आज जिस तरह से बातें होती हैं या जिस तरह से लोग जो है उन पर आरोप लगाते हैं, कभी कभार कोप तो नहीं होता उनको लेकर आपके मन में कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है वो उनकी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती हैं। हम लोगों ने तो 15-20 साल तो बिल्कुल ऐसे किराए के मकानों में 25 साल निकाल दिए, जो कि अब आज के डॉक्टर लोग तो कल्पना नहीं करते। 2 साल बाद तो उन्हें अपनी गाड़ी, मकान, इस सब की कल्पना करने लगते हैं। इसलिए लोग थोड़ा सा उनसे उस तरह का जेलसी भी रखते हैं और लोग परेशान भी करते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि आपने जब शुरू किया था तो बहुत छोटा सा कस्बा हुआ करता, तहसील ही मान लीजिए, फिर आपने इसको बढ़ते हुए देखा, जिला बना, जिला बनने के बाद तमाम सारी चीज़ें रही। तो इस पूरी विकास यात्रा को अगर आपके नज़रिए से देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं को आप कितना वजनदार माने हैं, कितना और अब प्रभावित मान रहे हैं कि आगे बढ़ी हैं? नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं तो काफ़ी कुछ बढ़ी हैं। पहले के टाइम में तो जिला चिकित्सालय में केवल एक एक्सरे मशीन जरूर होती थी, बाकी ईसीजी मशीन तक इस अस्पताल में नहीं थी जब हम लोग शुरू में आए। फिर बाद में ईसीजी मशीन आई, वो भी सिंगल चैनल की मशीन रहती थी, उसको भी भारी मशीन थी, कहीं ले जाने लाने में मुश्किल होती थी। केवल एक्सरे रूम में ले जाके उसका ईसीजी करना पड़ता था, उतने में कई बार पेशेंट कोलैप्स हो जाते थे। और लाइट नहीं आ रही होती थी तब भी वो ईसीजी करना बड़ा कठिन काम होता था, और उस समय लाइट तो कस्बे लेवल पे मुश्किल ही होता था, बहुत कठिन था कि 4-6 घंटे को लाइट आए तो बड़े परेशान होते थे। मतलब हार्ट के मरीजों को तो बहुत तकलीफ थी उस समय। और अब तो जनरेटर और सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, और मशीनरी भी हार्ट के पेशेंट्स के हिसाब से, और सभी मशीनरी काफ़ी अच्छी आ गई। डिजिटल एक्सरे, ईसी मशीन, मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, ये सारी चीज़ें सुविधाएं अब बढ़ रही हैं। अच्छा देखिए, अब आप भी लगभग 65 के आसपास होने वाले हैं, लगभग हो ही गए। आप 66 वर्ष के आप हो गए हैं, और स्वास्थ्य कुछ आपका भी जो है लगभग नरम गरम बनता ही रहता है, और ऐसी स्थिति में अब आपको लगातार काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी कठिनाई हो रही है? अब तो कठिनाई होने लगी है, क्योंकि पैरों में दर्द रहने लगा है मेरे। बाकी वैसे मैं हेल्थ से तो ठीक हूँ और इसके प्रति सजग भी रहता हूँ मैं रोज़ाना। जी। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, दोनों टाइम जाता हूँ वॉक के लिए। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक भी हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ अब आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब आप आखिरी तक आए तो आप बहुत सीनियर डॉक्टर हो गए थे, और तमाम सारी लोगों की आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी हो गई थी सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के। तो बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको कि आपकी जो सेवा का काम है, डॉक्टरी पेशा है, और जो प्रोफेशनल काम है, वो तकलीफ दे रहे हैं आपस में दोनों जो है? अभी लास्ट में जब एज ज़्यादा हुई थी, 62-63 साल की एज पे ऐसा लगने लगा था। फिर मैंने 2 बार रिज़ाइन भी किया, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया 65 साल तक। ना हाँ, मैं इस सवाल पे आपसे आने वाला था। आप ऐसे डॉक्टर हैं अशोकनगर में जो BRS लेना चाह रहे थे बार बार, और सरकारी तंत्र हो या जनता हो, वो लगातार आपसे बार बार ये कह रही थी कि नहीं अभी आप काम करो। तो उस समय की क्या मतलब सोच रही थी आपकी? एक्चुअली तो क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उतना अस्पताल में जितना मेरे को करना पड़ता था, MD डॉक्टर कोई और दूसरे भी नहीं थे। बाद में फिर डॉक्टर मनीष चौरसिया आ गए, तो थोड़ा सा सपोर्ट हो गया मेरे को। बाकी उतना काम नहीं बनता था, और घर की जिम्मेदारियां भी मुझे निभाना होती हैं, इसलिए मैं रिटायरमेंट की सोच रहा था। बाकी तो जनसेवा तो करनी ही, चाहे प्राइवेट में रह के करूँ या उसमें, अपना उद्देश्य तो शुरू से सेवा का ही रहा है। नहीं तो अब जो सेवा कार्य है, भले ही आप शासकीय चीज़ों से जरूर मुक्त हो गए, मगर मैं अभी प्राइवेट संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, और उस तरह से जन नर्सिंग होम में भी अपनी सेवाएं 1-2 घंटे के लिए मैं देता हूँ, वीक में 2-3 बार। और अब कुछ दिनों से 1-2 महीने से भी मैंने LKT हॉस्पिटल एक नया खुला है, उसमें भी जाना प्रारंभ किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइए, आपने डॉक्टरी पेशे में जो ईमानदारी से अपनी छवि बनाई और लोगों के बीच में जो विश्वास बनाया, उसके साथ बहुत सारी समाजसेवी संस्थाओं में आप जो है बड़े मानद स्वरूप में हैं, और उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि आप उनके साथ में होते हैं। तो वो काम किस तरह से जो है आप लेते हैं? वो तो टाइम स्पेयर तो अपने निजी जीवन में से ही करना होता है। एक्चुअली लोगों को अच्छा भी तभी लगता है जबकि अपना निजी जीवन छोड़ के दूसरों की परहित के लिए काम करें। तो जैसे संडे है तो कायदे से तो घर के लोगों के साथ बिताना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है सामाजिक कार्य के लिए कोई भी संस्था ने कही तो अपन कह देते थे संडे आपके लिए फ्री। तो अभी भी वो काम आपका निरंतर जारी है? चलिए, अब आप बिल्कुल इस स्थिति में आ गए कि सरकारी चीज़ों से थोड़े से मुक्त हो गए, तो वो समय आपको दूसरी चीज़ों के लिए देना रहे। तो हम जैसी जो पीढ़ी है आपको लगातार एक आदर्श के तौर पर, एक समाज के तौर पर, समाज सेवक के तौर पर मानते हैं। तो
चाहे सेवा कुछ भी रही हो, मगर समाज का काम अपना होता है। तो हम चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा संदेश ज़रूर दीजिए कि जो समाज सेवा की बात करते हैं, जो समाज सेवा जैसी कुछ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि उनको लग सके कि आपकी तरफ से जो है वो चीज़ें अच्छे से बन समाज सेवा तो हर आदमी के मन में भावना रहती ही है और हर आदमी को करना भी चाहिए, क्योंकि केवल निजी जीवन से आप अपने नाम को या अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। केवल जो लोग निजी स्वार्थ देखते हैं हर काम में, वो लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि हमेशा अपने कार्य के साथ साथ दूसरों की भलाई के काम अगर आप करेंगे तो आपको जनता निश्चित रूप से आगे बढ़ने का अवसर देगी और आपको सिर आँखों पर लेगी। और यही आपकी आकांक्षा होना चाहिए कि जीवन में लोगों के बीच अपना स्थान बना सकें और ये मुकाम हासिल कर सकें कि लोग अपने को आदर्श मानें। चलिए, ये आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब मेरा आपसे, क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं, मैंने आपके कई सारे इंटरव्यू किए हैं, जब भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें रही हूँ या मेडिकल से। तो आज भी मेरा अपना लालच है जो है कि जाते जाते अब जब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ तो कुछ ऐसे टिप्स और स्वास्थ्य को लेकर लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताइए, ताकि आज भी जो अवेयरनेस, जो जागरूकता है स्वास्थ्य को लेकर लोगों में, वो कमज़ोर है। तो ज़रूर उस पर आपसे कुछ जानना चाहें। हर व्यक्ति को अपनी 40 साल के पहले तो जैसे भी लाइफ स्टाइल रखे, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद तो आदमी को अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए। लाइफ स्टाइल चेंज करने से मतलब आजकल जो लोग देर से सो के उठते हैं, रात को लेट नाइट तक जगते हैं, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना अथवा साइकिलिंग करना। उसके अलावा खान पान में 40 साल तक तो फिर भी ढील चलती है, लेकिन 40 साल के बाद आदमी को सारे नशे की पदार्थ त्यागना चाहिए। स्मोकिंग, जर्दा, टोबैको, च्यूइंग, अल्कोहल, इन सब का परहेज करना चाहिए। और लें भी तो ओकेजनली 30 ml तक अल्कोहल परमिटेड रहता है मेडिकल साइंस के हिसाब से। इससे ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए आदमी को। और तम्बाकू, जर्दा का प्रयोग तो और सिगरेट का प्रयोग तो बिल्कुल टोटली हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना चाहिए। और खाने पीने में जो है घी, तेल, तली हुई चीज़ें और बाज़ार का फास्ट फूड लोग अवॉइड करें। बच्चों को लोग आजकल ये फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें खिला खिला के अभी से मोटापे की ओर ले जा रहे हैं, और ये ओबेसिटी जो है आगे बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। चलिए, तो डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें के बारे में हमने सोचा, उनसे बात की, उनके बारे में जाना। सर, अशोकनगर शहर में आपको लोगों ने जिस तरह से सिर आँखों पर बिठाया, आपकी शुभचिंता को, आपके पहचानने वाले और आपको जो है पसंद करने वाले बहुत बड़ी संख्या में है। तो जितना लोगों ने आपको प्यार दिया, जितना आपको सम्मान दिया, मुझे नहीं लगता कि अशोकनगर शहर में किसी सरकारी सेवा में, अकेले डॉक्टर नहीं कह रहा, किसी भी सरकारी सेवा में काम करने वाले व्यक्ति को मिला। और एक बाहर के व्यक्ति को इस शहर ने इतनी शिद्दत के साथ याद करते हैं, अपने बीच में रखते हैं। तो उन लोगों के लिए जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए कोई एक संदेश जरूर दीजिए। मेरे चाहने वालों को मैं क्या उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं तो उन सभी लोगों का, जिनने मुझे इतना प्यार दे के मुझे इतने ऊंचे स्थान तक शहर में पहुँचाया है। जी, सब उनके प्यार और विश्वास का प्रतिफल है। मैं उन सब के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, देखिए, ये काम करने वाले लोगों की यही अदा होती है कि वो उतना भी नहीं बोल पाते जितना उनको बोलना चाहिए या जो वो बोल सकते थे। तो बड़ी बात ये है कि डॉक्टर डी.के. जैन ने बीते 40 वर्षों में चिकित्सीय सेवा को जिस तरह से नर सेवा और नारायण सेवा के तौर पर खुद जो है आगे बढ़ के बनाया है, वो इस शहर के लिए एक नज़ीर है और डॉक्टरों के लिए वो बहुत बड़ा आदर्श है। तो आज अशोकनगर के सितारों में हमारे साथ डी.के. जैन साहब थे। अगली बार किसी दूसरी हस्ती के साथ में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।